मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आवाज कोई क्लियर नहीं होगी तो थोड़ा मेरे नॉलेज में डाल देंगे। तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज का जो विषय है केंद्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आज शोषण का कारण बना हुआ है, उसका विकल्प विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, जो कि श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी ने प्राउड इकोनॉमी के अंतर्गत एक कारगर उपाय दिया। इसीलिए इस उपाय की आज आवश्यकता है, इस मार्गदर्शन की इसलिए आवश्यकता है कि आज हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जीने के लिए निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। निम्नतम आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, चिकित्सा, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा। तो ये निम्नतम आवश्यकताएं मास लेवल पर जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी जो है निम्नतम आवश्यकताओं के अभाव में परेशानी में है। बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड है, अकल तो है, माइंड काफी फर्टाइल है, इसीलिए उनको कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं मिलता है तो डिस्ट्रक्टिव कार्य के रूप में क्रिमिनल बन रहे हैं। वो लोग तो अभाव में क्रिमिनल बन रहे हैं। लेकिन मीडिया के द्वारा हम अपने अगल बगल में देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जिनको भी मौका मिलता है, इस समाज के जो संप्रदाय है उनके साथ में लूटमारी हो रही है। बंगाल का केस हम लोगों ने देखा है, और भी बड़े बड़े जो केस कोर्ट में जाके सिद्ध हुए हैं, बहुत सारे लोग तो सजाए भी भोग रहे हैं। तो थोड़े शब्दों में इस समाज का आज अपराधीकरण हो चुका है, और इसकी मुख्य जो जड़ है आज की यह त्रुटिपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था। ऐसा क्यों होता है? जब हम इकोनॉमिकली देखते हैं तो अगाध संपदा चंद हाथों में सिमट जाने के कारण इसमें जो मोटिव है प्रॉफिट, प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। तो जो संपन्न लोग हैं वे लोग अपने रिसोर्सेस को अपने मर्जी से अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपने ही मन से विकास के कार्यों को उजागर करते हैं। तो जनरल मास है, पढ़ा लिखा युवक है, वो आज बेरोजगारी के इस कठिन परिस्थिति में किम कर्तव्य मूल होकर अपराध करने के लिए बाध्य हो जाता है। समाज में जीने के लिए जो निम्नतम आवश्यकताओं की जरूरी है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण टेंशन तो है ही है, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे ही परिस्थिति में मुझे याद आ रहा है, जो इस युग के कल की अवतार के रूप में भगवान शिव के बाद, भगवान कृष्ण के बाद जो बाबा आए हैं, उनका इतना अनमोल कंट्रीब्यूशन है
उदाहरण स्वरूप उन्होंने अध्यात्म दर्शन को सरल बनाने के लिए सांगोपांग फिलॉसफी तो दिया ही है, लेकिन पोएटिक फॉर्म में, जिसको हम लोग प्रभात संगीत के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने अपना परिचय देने के क्रम में अपने भक्त लोगों को बोला कि मैंने सारे समस्याओं का समाधान जो दे रखा है, लेकिन मैं रहूंगा नहीं, एक अच्छा समाज बनेगा तो तुम याद करोगे, तुम्ही जे एसेछो आज व्यथित जनेर कथा भाविते, सकल मनेर कालो नासिते, सकल जीवेर भालोवासिते, तुम्ही जे एसेछो आज व्यथित जनेर कथा भाविते। ये प्रभात संगीत के बोल हमें एजुकेट करते हैं कि हे प्रभु, हे दुनिया के मालिक, तुम आए और आकर इस दुनिया की जो समस्याएं हैं उसका तुमने अध्ययन किया, अर्थात डायग्नोज किया डॉक्टर के रूप में, और हर व्यक्ति के समाधान के लिए एक ऐसा दर्शन दिया जिसमें कि सर्वत्र सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस भावना के तहत एक अच्छा समाज बनाने के लिए जो संकल्प लेकर के आए हैं, इसीलिए जो भविष्य है वो अति उज्जवल है। तो समाधान के रूप में उन्होंने इस टॉपिक के अंतर्गत किस तरह से गाइडलाइन किया है कि ये जो अगाध संपदा चंद हाथों में जो सिमट चुकी है, तो ये एक आर्थिक शक्ति का प्रभाव है। इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं इस समाज को चलाने के लिए 3 शक्तियां प्रभावी रूप में कार्य करने में मदद करती है। उसमें पहली शक्ति है कल्चरल पावर। कल्चरल पावर ऐसी कल्चर जो मनुष्य को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जा सके। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य का जीवन है, हम सब लोग जानते हैं, दिस ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट प्रेसियस। अनमोल जीवन मिला है, तो इस अनमोल जीवन को उस आध्यात्मिक कल्चर के द्वारा पुष्ट किया जाता है। लेकिन इस आध्यात्मिक पद्धति को जीवन में उतारने के लिए निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति होना आवश्यक होता है। निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति होने के लिए सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दृष्टि से इकोनॉमिक पावर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका। लेकिन आज के इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने जो इकोनॉमिक पावर है, इवन कल्चरल पावर है, उसके ऊपर में अपना ही वर्चस्व रखा है सांप्रदायिक मानसिकता के आज के नेतृत्व ने, जिसको कि हम लोग पॉलिटिकल पावर कहते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पावर आज गलत दिशा में कार्य कर रहा है, एक्चुअली लिच्छवी एरिया में
प्रथम बार ये जो डेमोक्रेसी दी गई थी, ये जो लोकतंत्र दिया गया था, ये डेमोक्रेसी सबके कल्याण की भावना से दी गई थी। सर्व कल्याण के लिए, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, मानव समाज के लिए, मानव समाज के द्वारा और मानव समाज के कल्याण हेतु ये जो दी गई व्यवस्था थी डेमोक्रेसी के रूप में, आज वो एक पार्टी की डेमोक्रेसी बनते हुए पार्टी के हित में, पार्टी के लोगों के द्वारा स्वाभाविक रूप से वो अपने पार्टी को ख्याल में रखते हुए, अपने कैडर को ख्याल में रखते हुए, उनके मदद की दृष्टि से उसको डिजाइन किया जाता है। इसीलिए जो एक बहुत बड़ा समाज है वो प्रभावी होकर शोषण के लिए, शोषण का वो एक पर्याय बन जाता है वो वातावरण। इसीलिए ये जो 3 पावर्स है, कल्चरल पावर, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर, आज के महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी, उन्होंने व्यवस्था दी है। These all 3 powers should work independently. तो उसी के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये इकोनॉमिक पावर that should go in the hands of the local people। जैसे मैं यहाँ बिहार में आज पटना में बैठा हूँ, तो ये जो एरिया है ये मगही समाज है। ये मगही समाज का मतलब मगह की एक विशेष कल्चर है, यहाँ की एक विशेष टोपोग्राफी है, उसके आधार पर यहाँ की एक विशेष अपने रिसोर्सेस है और कुछ ऐसे चैलेंजेस भी है। तो ये सारी बातों को ख्याल में रखते हुए एक विशेष तरह की ये जो टोपोग्राफी है, विशेष प्रकार की जो समस्याएं हैं, विशेष प्रकार के जो रिसोर्सेस है, इसको ख्याल में रखते हुए इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है। ऐसे उस प्लानिंग को कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक जोन्स। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से 44 सामाजिक अर्थनैतिक इकाइयां है और इनका एक एक इकाई का कैसे विकास होना चाहिए प्रवृत्ति के अंतर्गत उसकी गाइडलाइन दी गई है। तो ये अलग से टॉपिक एक्सप्लेन करने का है। तो आज पार्टिसिपेंट्स, पता नहीं ये त्योहार का प्रभाव होने के कारण मैं देख रहा हूँ कि जितना हम लोग जुड़ते थे उतने लोग तो नहीं हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं शॉर्टकट करते हुए और आगे के लिए एक खुशखबरी सुनाते हुए इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं मिस ना करूँ इसीलिए वो बतला रहा हूँ मैं कि दिसंबर के 15 दिसंबर से 19 दिसंबर डाल्टनगंज झारखंड में पलामू जिला है, जिसको कि वहाँ के साधक लोग जो प्राउटिस्ट लोग हैं गुरुदेव के गाइडेंस के अंतर्गत उस टाउन का नाम डाल्टनगंज से मेदिनीनगर रखा गया और वहाँ ये 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा। उस कैंप का नाम है यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप। तो हम लोग उसके क्लास तैयार किए हैं और बहुत ही विद्वान लोग उपस्थित होंगे। आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो अभी
ये जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत इकोनॉमी का उद्देश्य है निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति वो कर सके और निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जीवन का जो स्तर है उसमें उत्तरोत्तर विकास हो सके फर्दर। तो निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद जो अतिरिक्त रिसोर्सेस है, दिस शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग क्वालिटी पीपल। अतिरिक्त प्रदान द्रव्यम गुणानुपातेन, जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो रिसर्च स्कॉलर्स है, जो समाज में अपना योगदान दे रहे अनेक अनेक क्षेत्र में, तो उनको उनके गुण के अनुसार में अतिरिक्त जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए रिसोर्सेस के रूप में, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा समाज को सेवा दे सके। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर की एक बहुत बड़ी सेवा समाज को मिलती रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना सेवा दे सके। इसीलिए अगर जनरल समाज में एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था है तो उनको कार की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक समय ऐसा भी आ सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हर एक व्यक्ति को कार मिलेगी, तो उसको बाय एयर जाने की व्यवस्था रहनी चाहिए। तो इस तरह से उत्तरोत्तर विकास होते रहना चाहिए। दूसरी चीज, चूंकि निम्नतम आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए एक अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर। इसको मैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से काफी एड्स आते रहते हैं, एक से एक कार आ रही है मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसको उंगली पर गिनने वाले लोग ही खरीद पाते हैं, और जो जनरल मास है वो उसके पहुंच की वो बात नहीं रहती है। तो कोई भी चीज उसकी अगर आवश्यकता के लिए समझी जाती है तो उसको वो परचेज कर सके, ऐसी कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए मार्केट में जो चीजें हैं उसको खरीदने के लिए। तो परचेसिंग कैपेसिटी, निम्नतम आवश्यकता है, ये सारी टेक्निकल चीजें, इसको एक शब्द में कहा जा रहा है सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। गारंटी युक्त एक ऐसा समाज जिसमें कि भौतिक समृद्धि हो सके। अब ये कैसे संभव है? पहले तो आप हम लोगों को फिलोसॉफिकली ये समझना आवश्यक है, गॉड फुलफिल्स द नीड्स बट नॉट द ग्रीड्स। दार्शनिक दृष्टि से साइकोलॉजी उसकी समझी गई है, इकोनॉमिक साइकोलॉजी, कि ये जो रिसोर्सेस है, पहली बात तो इस रिसोर्सेस का मालिक कोई टाटा बिरला नहीं है, कोई अमीर पूंजीपति नहीं है। इस सारे रिसोर्सेस, भौतिक स्तर के, मानसिक स्तर के, आध्यात्मिक स्तर के रिसोर्सेस है, इसका मालिक है इस संसार का क्रिएटर, जिसको कि हम लोग पिछले क्लासों में देखते आ रहे हैं। उस क्रिएटर का नाम परम पुरुष है। दार्शनिक दृष्टि से वही इस संसार का मालिक है, इसलिए उनको ब्रह्म कहा गया है। और उसके ऊपर में अनुसंधान जिन लोगों ने किया है, उन्होंने शेयर किया है वो अपना अनुभव। परम पुरुष इज माय फादर, परमा प्रकृति इज, एंड दिस होल यूनिवर्स इज माय ओन होम। अर्थात दूसरे शब्दों में
ये सारा संसार उस परमात्मा का परिवार है। इसलिए दार्शनिक दृष्टि से वसुदैव कुटुंबकम ये प्रेरणा का स्रोत है। तो ये सारा परिवार, ये सारा संसार ही परमात्मा का परिवार है। इसलिए आप और हम सब लोग इस संसार के जातीयता से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, गोष्ठी से ऊपर, काला हो, गोरा हो, इंडियन हो, नॉन इंडियन हो, सबके लिए यह एक हमारा कॉमन अपना घर है, कॉस्मिक फैमिली है। तो हर व्यक्ति के निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। और ये ख्याल में रखते हुए इस संसार के निर्माता ने संपदाएं दे रखी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन आज के त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद ने लालच के तहत ऐसी मनोवृत्ति तैयार की कि अगाध संपदा चंद हाथों में सिमट चुकी है। और सर्वे आया है ऑक्सफैम रिपोर्ट के माध्यम से, आदमी जितना कमा रहा है उसका 25-30% ही अपने जीवन के लिए उपभोग करने में वो लगाता है। बाकी 70-75% वो छोड़ करके ये दुनिया से चला जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और आप प्रबुद्ध पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हैं, इसलिए आप लोगों को ये इशारा काफी है समझने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, इस त्रुटिपूर्ण आत्म केंद्रित अर्थात सेल्फ सेंटर्ड, मैटर सेंटर्ड दर्शनों ने गरीब और अमीर के बीच की खाई अगाध इसमें गैप पैदा किया है। एक दूसरा भी सोच जो है वो भी बहुत ही स्वार्थी सोच है, जड़वादी सोच है। उसको हम फिलॉसफी की भाषा में डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी पैदा हो रही है। क्यों? कि हम लोग परमात्मा के नाम पर संप्रदाय के माध्यम से डागमा को प्रश्रय दे रहे हैं। डागमा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी क्लासेस ले रखी है। इस टॉपिक के माध्यम से ये समझना आवश्यक होता है, इस संसार का मालिक सर्वोपरि चेतनामय परम पुरुष है और उसका हम लोग अंश है। क्योंकि वो जो सर्वोपरि चेतना है, सुप्रीम कॉन्शसनेस है, उसका दूसरा नाम सुप्रीम एनर्जी भी है। तो वो जो सुप्रीम एनर्जी है वही एक से अनेक होकर उसका अंश हमारे हर व्यक्ति में विराजमान है जीव भाव के रूप में। उसी को कूल कुंडलिनी कहा जाता है। और यही अनुभव करने की जो प्रेरणा है वही है आध्यात्मिक साधना, दैट इज कॉल्ड योगा मेडिटेशन। तो इसके अभाव में आज अब ये जो प्रेरणा है इसको ईश्वर केंद्रित दर्शन के अंतर्गत सेल्फ रियलाइजेशन का वो मार्ग है अष्टांग योग साधना के द्वारा। इसको करने के लिए एक अनुकूल परिवेश चाहिए, निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। तो वो अभ्यास कर सकता है और करेगा, और अभी भी कर रहे लोग। तो ये प्रेरणा कोई नई नहीं है, गुरुकुल के समय से ये प्रेरणा हमें मिली हुई है। लेकिन लॉर्ड मेकाले, अंग्रेज लोगों के ये बहुत ही अहितकारी मानसिकता से वो व्यक्ति लॉर्ड मेकाले के रूप में आया और उन्होंने, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे उस अध्यात्म आधारित शिक्षा का कुठाराघात किया, बर्बाद किया, हमारी इकोनॉमी बर्बाद की और वेस्टर्न कल्चर के द्वारा
यही होड़ लगी हुई है, अर्न मोर जीवन का लक्ष्य हो चुका है, अर्न मोर। तो विवेकशील चिंतन से जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो संप्रदाय है उपभोग के लिए है, इसलिए इसका विवेक संगत वितरण हो सके उसी के लिए ये जो सोशियो इकोनॉमिक जोन्स है। और हम जब भारत की बात करते हैं तो ये इंडिया ऐसा रिच कंट्री है, इट इज ए गोल्डन कंट्री। जैसे उदाहरण के लिए आज भारत की एग्रीकल्चर अगर देखते हैं तो वो आज की जो एग्रीकल्चर है इसमें 80% लोग इसी में उलझ गए हैं। तो महादार्शनिक श्री प्रभातनंद सरकार गाइड कर रहे हैं कि नहीं, बैलेंस इकोनॉमी के लिए अर्थात वर्किंग हैंड हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके, वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, इसलिए एक बैलेंस इकोनॉमी का उन्होंने फार्मूला दिया। एग्रीकल्चर में सभी लोगों को, इस 80% लोगों को उसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। 40%, अराउंड 40% इज एनफ। उसके द्वारा एक मॉडर्न एग्रीकल्चर को विकसित किया जा सकता है, और वो विकसित किया जाएगा कोऑपरेटिव के बेसिस पर। और बाकी पॉपुलेशन का कैसे होगा? तो ये जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को हम जब निर्माण करेंगे, उसका प्रोडक्ट जैसे मकई है, तो मकई पैदा होने के बाद में उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इकोनॉमी के लॉ के अंतर्गत और इस प्रोग्रेसिव गाइडलाइन के अंतर्गत वो जो रॉ मटेरियल है उसको नहीं बेचना चाहिए, उसका फिनिश गुड बनाना चाहिए। जैसे मार्केट में आजकल कॉर्नफ्लेक्स एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट का साधन मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन साधारण आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। क्यों? कि पूंजीपति मानसिकता के अंतर्गत उसको बनाया जाता है और उसका दाम बढ़ा चढ़ा करके इतना रखा जाता है कि साधारण आदमी वो एफर्ट नहीं कर सकता है, उसको परचेज नहीं कर सकता है। इसीलिए इस युग के कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत, गाइडलाइन के अंतर्गत बाबा कहते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल है उसको इंडस्ट्रीज के माध्यम से, जैसे मैं अभी यह उदाहरण दे रहा था, मैं यहाँ मगध क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ मकई है, धान है, वो जो पैदा होता है उसके आधार पर उसकी इंडस्ट्रीज तैयार करनी चाहिए। एक मोटा और उदाहरण, जैसे तेल आज एक आवश्यक किचन का पार्ट है, और इस तेल के नाम पर मार्केट में सभी लोग परेशान हैं। प्रॉफिट मोटिवेशन की भावना से वो तेल के नाम पर जहर बेचा जाता है, उसमें अनहेल्दी कंस्टिट्यूट्स होते हैं, और उसके वजह से वो जो केमिकल डाला जाता है वो लीवर के लिए बहुत ही जहर का काम करता है। उसके वजह से आज बीमारियों का वो घर बन चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो एक शुद्ध चीज मार्केट में उपलब्ध ही नहीं हो पाती है। तो उसको कुटीर उद्योग के रूप में अपने एरिया में सरसों को मार्केट में नहीं जाने देना है, अपने से ही उसको फिनिश गुड बनाना है। तो एक उदाहरण हुआ ये। तो इस तरह से अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इस इकोनॉमी को, और इस इकोनॉमी को नाम दिया गया है एग्रो इंडस्ट्री, इस तरह से
कालांतर में ये निश्चित संभव है कि जिसमें 20% युवक लोग मतलब वर्किंग हैंड एंगेज किया जा सकता है। और अभी साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बैल की तरह से दिन भर खटते ही रहें। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो उत्पादन है इसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। जैसे खेती को उन्नत अगर इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, उन्नत खाद है, और भी बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके द्वारा हम उस फसल को, उस प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और मैक्सिमाइज करने के कारण उसका जो मतलब मनुष्य जीवन का जो स्टैंडर्ड है, कम समय में भी मैक्सिमम प्रोडक्शन पैदा करते हुए एक अच्छा स्वस्थ समाज बना सकते हैं, जिसको कि भौतिक समृद्धि कहा जाता है। तो इसके लिए भी गाइडलाइन है 20% वर्किंग हैंड शुड बी एंगेज। तो 20% एग्रो इंडस्ट्री के लिए, 20% एग्रीकल्चर को मजबूत बनाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए एग्रीको इंडस्ट्री, और कॉमर्स के लिए 10%। व्हाइट कलर जॉब जैसे टेक्नीशियंस है, रिसर्च स्कॉलर्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इन लोगों का भी समाज में होना आवश्यक है। 10% वे लोग रहेंगे। इस तरह से 100% वर्किंग पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस इकोनॉमी। तो इस बैलेंस इकोनॉमी को अगर एडॉप्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से एक राम राज्य की स्थापना हो जाती है, होनी ही है। ये परमात्मा का संकल्प है। तो गाइडलाइन मिली हुई है, लेकिन इन सारी चीजों को सफल बनाने के लिए क्वालिटी लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो क्वालिटी लीडरशिप जो आएगी वो हमारे हेल्दी कल्चर से आती है, दैट स्पिरिचुअल कल्चर से आती है। तो इसलिए उस कल्चर को साइंटिफिक मार्गदर्शन करने के लिए ये जो संप्रदायवाद है इससे ऊपर उठना आवश्यक है। क्योंकि संप्रदाय के द्वारा तो भावनाओं को प्रेरणा दी जाती है, उसमें साइंस और व्यवहारिकता से कोई मतलब नहीं है। गॉड का कॉन्सेप्ट के नाम से लोगों को जानकारी ही नहीं है। 99% लोग आज बहुत ही कंफ्यूज्ड है, व्हाट इज गॉड, जबकि वो गॉड रूपी सर्वोपरि ऊर्जा हमारे भीतर में ऊर्जा के रूप में छिपी हुई है, उसको हम लोग जागृत ही नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी एज ए होल, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसलिए प्रेरणा के स्रोत बाबा आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभानंद सरकार जी आए और उन्होंने इस कल्चर को स्पिरिचुअल कल्चर के रूप में काफी इनरीच किया, और मेरे जैसे हजारों हजारों सन्यासियों को उन्होंने प्रेरित किया सन्यासी के रूप में सेवा देने के लिए समाज में। और आपके जैसे लाखों लाखों लोग आज आगे आ रहे हैं और इस अध्यात्म रूपी बहती गंगा में अपना लाभ उठा रहे हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, मॉरल कैरेक्टर। तो उसके द्वारा जो कैडर आएंगे दे विल बी नोन एज सद्विप्राज। ये जो सद्विप्र होंगे ये मानवता के कल्याण हेतु अपना कमिटमेंट रखते हुए एक अच्छा समाज बनाने में उनका योगदान मिलेगा। तो ये जो मेंटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, तो भौतिक समृद्धि के बाद में मानसिक रिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि। तो जो मानसिक रिद्धि में इस्टेब्लिश होंगे उसको इस्टेब्लिश करने के लिए
उनको और भी उनकी जो पोटेंशियलिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, मतलब उसमें बढ़ावा देने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए प्राउड दिया, उसी तरह से मानसिक रिद्धि के लिए नव्य मानवतावादी दर्शन दिया। तो ये अलग से स्टडी करने की चीज है। तो आज हम इसको बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो पार्टिसिपेंट्स कम हैं और अचानक हम लोगों ने ये जो क्लास शुरू किया करीब 10-12 मिनट लेट शुरू हो गया, इसीलिए अब ऑलरेडी टाइम समाप्ति की ओर जा रहा है। तो वही मैंने जो आप लोगों को जानकारी दी थी कि हम लोगों का यूपीसी मेदिनीनगर मतलब पलामू जिला में होने जा रहा है 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। तो इसकी एक बहुत अच्छी चर्चा उस समय में ट्रेनिंग के रूप में दी जाएगी। ऐसे हम लोग क्लास तो लेते ही है ऑनलाइन जूम के माध्यम से, हर मंगलवार को हम लोगों का ये जो क्लास होता ही है। फिर बुद्धिजीवी लोगों के लिए भी सैटरडे के दिन में अभी किया गया है, पहले बुधवार के दिन में था। तो इस तरह से प्राउड स्टडी सर्कल के माध्यम से हम लोग इस संसार का मालिक जो शिव के बाद, भगवान कृष्ण के बाद आज बाबा आनंद मूर्ति जी आए हैं, इन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन किया है। तो इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में भी उतारना है, इसका लाभ उठाना ये हम लोगों का सौभाग्य है और ये हमारा जीवन का चरम और परम लक्ष्य भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पशु नहीं हैं। कहा है अनुभवी साधक लोगों ने अपने जीवन का अनुभव बांटा है, शास्त्र में भी इसकी प्रेरणा मिलती है। पशु का जीवन है भोग के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। मनुष्य का जीवन है साधना के लिए, टू रियलाइज द सेल्फ, हु एम आई, दैट इज टू बी नोन। तो इसके प्राप्ति के लिए ही नियमित रूप से 2 समय की साधना ये हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और यही उसका प्राण धर्म है। और इसी के माध्यम से अर्थात आध्यात्मिक सिद्धि के माध्यम से ही एक अच्छा नागरिक तैयार हो जाता है। वही अच्छा नागरिक उन्हीं को कहा गया है सद्विप्रा। और इसमें मजबूती लाने के लिए प्रेरणा है जीवन के हर एक क्षेत्र में इसको साथ में लेकर चलना है। तो उसमें से एजुकेशन जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो गुरुकुल का एजुकेशन के रूप में आज जो विलोप हुआ था उसी को पुनर्जागृत करने के लिए हम लोगों ने स्लोगन दे रखा है, अध्यात्म बिना शिक्षा अधूरी। आज अध्यात्म के अभाव में पढ़े लिखे लोग, बुरा मत मानिएगा, आप लोग जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग अच्छे भावना से और सात्विक भावना से जुड़े हुए हैं, आप लोग आध्यात्मिक साधक हैं। लेकिन समाज जो है अध्यात्म साधना के अभाव में आज क्रिमिनलाइजेशन का, अपराधीकरण का मतलब एक पर्याय बन चुका है। ऐसे ही वातावरण में आज ये समाज जी रहा है। इसीलिए इसमें एक पुनर्जागरण करने के लिए यह एक वैचारिक क्रांति है परम पुरुष गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के द्वारा। तो आइए मैं कंक्लूड करने के क्रम में इस विषय को कंक्लूड करने के क्रम में यही कहने जा रहा हूं कि हमारा जो भविष्य है वो अति उज्जवल है। आप लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों का दायित्व है, जो लोग बेचारे जिनको जानकारी नहीं है उनको भी बहुत ही साइकोलॉजिकली प्रेरित करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रेरणा स्रोत है उनका हमारे लिए आदेश है। जो 2 समय नियमित रूप से साधना करते हैं, परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य जगेगी, लेकिन ये व्यक्तिगत लाइफ के लिए है।
उन्होंने आगे कहा है यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती है, इसलिए यम नियम में भी प्रतिष्ठित होना मांगता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चरम निर्देश का, दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी एक साधना का ही अंग है। कंक्लूड करने के क्रम में मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो गोल्डन मैसेज है गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का, इसमें सामाजिकता और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर गाइडलाइन दी गई है। तो ये एक रिसर्च का विषय है, इसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आगे की जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा फोन करते हुए, फिर हम लोग ये जूम के माध्यम से मीटिंग जो करते रहते हैं, फिर हम लोग जो प्रोग्राम दे रखा है समय से हम लोग किया करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग कैंप तो उपलब्ध है। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का मार्गदर्शन, आप लोग इनको आत्मसात करने के लिए आगे आइए। और इसी शुभ भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। हाँ भाई जिज्ञासा बाबू, कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे? मेरी आवाज आ रही? और कोई दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर चंदन कुमार जी भी बैठे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो। डॉक्टर राजमोहन जी को भी मैं देख रहा हूँ, इन्होंने वादा किया था मैं अपने दोस्त लोगों के साथ में जुड़ूंगा, लेकिन चलो अपने से तो जुड़ चुके हैं। बोलिए, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं राजमोहन जी? जी दादा, शुभ संध्या, नमस्कार जी नमस्कार। कोई है छोटा मोटा क्वेश्चन तो यू आर वेलकम। बड़े ही विस्तार पूर्वक आपने विषय पर बताया, कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। अगली हाँ बार बहुत अच्छा, देखेंगे। आगे भी जो है हो सकता है, जो भी मन में आएगा। एवरीबॉडी इज ऑलवेज वेलकम। हम लोग आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। सब लोगों का ही मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए, और मैं आज के इस क्लास को हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, कोई इमरजेंसी में दूसरे काम में वो व्यस्त होने की वजह से नई क्लास में आ सके, तो लोकेश जी के परिवार से कोई व्यक्ति होंगे तो अभी ये चूंकि हम क्लास कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए जो रिकॉर्डिंग है उसको भी हम लोग यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। और इसी दो शब्दों के साथ सभी लोग थोड़ा ध्यान करते हुए उसके बाद में आप लोग अपना रात्रि भोजन कर लीजिए। और शुभ रात्रि के साथ मैं अपने ये दो शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, हो गया।